बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 26 दिसंबर है। आपने बड़ी मशहूर कहावत है सुनी होगी कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही काम किया है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के किचन कैबिनेट से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े करीबी हैं शरीफ फैमिली के, लेकिन ख़ुद तो मौसूफ बैठे हुए हैं इस वक्त मराकश में और उससे पहले मौजूद थे वो लंदन में। लेकिन उन्होंने वहाँ पर बैठकर जो काम किया है, आप ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा निज़ाम है, उस पर ख़ुदकुश हमला किया है। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को तो उन्होंने खुश कर दिया, लेकिन एक तरीके से आप समझें कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की, जिसके वो ख़ुद वज़ीर हैं, उनकी पीठ में उन्होंने छुरा घोंपा है। आपको मालूम है कि इस वक्त जो सबसे हॉट टॉपिक है, जो सबसे हॉट सब्जेक्ट है पाकिस्तान में, वो है रिचर्ड ग्रेनल का। वो है नई अमरीकी इंतज़ामिया जो कि 20 जनवरी से अपना चार्ज संभाल लेगी। उसकी जानिब से इमरान खान के फेवर में, इमरान खान को आज़ाद करने के हवाले से, अब पाकिस्तान में नए इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, ओपनली बात की जा रही है, पाकिस्तान पर तनकीद की जा रही है, मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। और इससे पहले ये सिलसिला जो है वो सिर्फ ट्वीट्स तक जो है वो महदूद था, लेकिन गुज़श्ता रात एक इंटरव्यू दिया था 2 रात पहले रिचर्ड ग्रेनल ने न्यूज़ मैक्स को। उसकी तफसीलात मैं सामने रख चुका हूँ और उसके बाद अब हुकूमत के वज़रा हरकत में आए हैं। उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू किया है और ख्वाजा आसिफ ने, जो शायद इसके कॉन्टेक्स्ट से भी वाकिफ़ नहीं थे, या उन्होंने इसको ट्रिविलाइज़ करने की कोशिश की। जो मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू की है, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अब ये यकीनी है। पहले तो शायद ये इम्कान था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई फायर फाइटिंग की जाएगी, इस मामले पर दफ्तर ख़ारजा अपना कोई किरदार अदा करेगा, लेकिन लगता ही है कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान में दफ्तर ख़ारजा को बंद कर दिया जाए। इस महकमे की कोई ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब कल्ले ही काफ़ी ने, उन्होंने जो काम किया है उसके बाद ये यकीनी है कि अब एक हेड ऑन कोलिजन जो है वो होने जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत इसको सस्टेन कर पाएगी या नहीं। एक बराह रास्त टक्कर आने वाली इंतज़ामिया से जो गुफ्तगू की है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो उनका मौक़िफ़ है। और जो ख्वाजा आसिफ ने बात की है, उससे लगता ये है कि जो मौजूदा निज़ाम है, इसने बराह रास्त अब ये फ़ैसला कर लिया है कि इस मामले को टेक ऑन करना है। रिचर्ड ग्रेनल को शट अप कॉल देनी है। रिचर्ड ग्रेनल और ट्रंप इंतज़ामिया को कहना है कि हम जो है वो आप जो करना चाहते हैं कर लें। ये भी एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कहने का लगता ही है, बज़ाहिर ये लगता है कि फ़ैसला कर चुके हैं। और उसमें इवेंचुअली क्या होगा, इसके ऊपर बात जो है वो बात के लिए उठा रखते हैं। लेकिन अब मैं आपके सामने ज़रा कुछ चीज़ें रख देता हूँ कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने किया क्या है और ख्वाजा आसिफ साहब के मुंह से ये बातें अच्छी क्यों नहीं लगती। अगरचे मैं जो बात का जिस्ट है, जो मफहूम है, मैं अपनी हर वीडियो में कह चुका हूँ कि कोई भी बैरून मुल्क से पाकिस्तान में मदाखलत करेगा, पाकिस्तान के सियासी मामलात में जितनी भी फॉर्म 47 की जाली हुकूमत आप इसको कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, जो पाकिस्तान की दाखिली सियासी लड़ाई है वो पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। अगर पाकिस्तान की दाखिली सियासी लड़ाई के ऊपर कोई बात करेगा तो वो मेडलिंग ही तसव्वुर होगा, वो मुदाखलत ही तसव्वुर होगी। और आपने देखा होगा कि PTI की तरफ से भी, इमरान खान की तरफ से भी, बैरिस्टर गौहर की तरफ से भी कुछ बयानात ऐसे आए हैं जिसमें वो अमेरिका के किरदार को अप्रिशिएट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये बात सबको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनमें एक खुशी की लहर है। और मैंने बहुत सारे PTI के लीडर्स से अपने प्रोग्राम में भी इसके ऊपर बात की। उनका ये कहना है कि अमेरिका से ये आवाज़ जो उठ रही है, या बरतानिया से, या यूरोपीय ममालिक से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में या कनाडा में, वो पाकिस्तान के सियासी मामले के ऊपर बात नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में कानून की अमलदारी, पाकिस्तान के जुडिशल जो प्रोसेस है उसके ऊपर, राइट टू फेयर ट्रायल के ऊपर, बुनियादी हकूक़ के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे ऊपर मजालिम ढाए गए, वो उस पर बात कर रहे हैं। और अगर वो मामला पाकिस्तान की सियासत से जुड़ा हुआ है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो जाहिर है कि ये भी एक वेट रखने वाला, एक वज़न रखने वाला मौक़िफ़ है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है और जिस लहजे में बात की है, जो अल्फाज का चुनाव है, अभी एक बात अपने जहन में रखिएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मैं अब कम अज़ कम इस बात को बड़ी ही श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान की इस वक्त ना सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स को मिनट टू मिनट बेसिस के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के टॉक शोज़ में होने वाली गुफ्तगू, उनका ट्रांसलेटेड वर्शन, उनकी तर्जुमा होकर अंग्रेज़ी ज़बान में उन तक पहुँच रहा है। उनके पास जो है वो ट्वीट्स
जितनी भी उनके मुतल्लिक की जा रही हैं, अमेरिका के मुतल्लिक की जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के मुतल्लिक की जा रही हैं, वो तमाम की तमाम लगता ही है कि उनके पास रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं और वो अपने अंदाज से लगता भी यही है कि वो एक बड़े एक्टिव ट्विटर यूज़र हैं। जो उनको जवाब दिया है ख्वाजा आसिफ ने, एक तो ये पेश खैमा है एक बड़ी लड़ाई का, लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं उससे लगता ही है कि अब शहबाज हुकूमत जो है उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात जो हैं वो सामने आने वाली हैं। दफ्तर खारजा के हवाले से खसूसी जो मैं इस मामले में इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करने की कितनी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इदारों को इस हद तक कमज़ोर कर दिया गया है कि अब शायद लगता ही है कि इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन उसको बंद करने का वक्त आ गया है। और ये वो मौसूफ कर रहे हैं ये काम जो पाकिस्तान के बदकिस्मती से ही मैं कहूँगा कि आप वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, कम अज़ कम आपको ये काम सूट नहीं करता था। 3 मिनट 8 सेकंड का एक क्लिप है, एक 26 सेकंड का है और एक 19 सेकंड का है। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं, आपने कभी इनके लहजे में ये तड़प, ये इनकी आहो फुहा, ये इनके लहजे में गुस्सा, ये आपने नहीं महसूस किया होगा। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा, आपको मालूम है कि ये साल 2024 जो है वो इंडिया में भी इलेक्शंस का साल था। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह जो इनके काउंटर पार्ट हैं वो पाकिस्तान में असैसिनेशंस का कहते रहे, वो पाकिस्तान में घुस के मारने का कहते रहे, वो पाकिस्तान के ऊपर हमलों की बात करते रहे, वो आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़े की बात करते रहे। आपने ख्वाजा आसिफ को तड़पते हुए नहीं देखा होगा, मचलते हुए नहीं देखा होगा, गुस्से में नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा कि उन्होंने टारगेट किया हो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या सुब्रमण्यम जयशंकर को या किसी और इंडियन जो बीजेपी का लीडर है उसको इस लहजे में, जिस लहजे में उनका जहां पर सियासी मफाद वाबस्ता था इमरान खान के मामले पर, तो वहां पर रिचर्ड ग्रेनल को जिस तरीके से सीधे हुआ। और ये मिस्टर वेंटिलेटर हैं, ये आपको पता है कि कौन है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने जो बात की है जरा सुन लें। ख्वाजा साहब आपने सुनी है उनकी बात? ये मैं आपको आगाज़ में बता दूं, मोहम्मद मालिक साहब ने उनको सुनवाया है पहले अंग्रेज़ी ज़बान में रिचर्ड ग्रेनल का वो इंटरव्यू, वो क्लिप जिसमें वो इमरान खान के हवाले से बात कर रहे हैं, वो आपके इल्म में, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करता। तो बिल्कुल सीधे हो गए और उन्होंने कहा कि जी उनको जेल से निकालें और ट्रंप के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और केसेस जाली हैं और न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बाद में आते हैं। क्या गवर्नमेंट अब एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस नहीं गई? बिकॉज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं जाती तौर पे, पार्डन माई इग्नोरेंस मालिक साहब, मैं इनको नहीं जानता। आपको पता होगा कि ये बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हैं, लेकिन मैंने तो सियासत जो है यूएस की उसमें इनका पहली दफा नाम सुना है। इससे पहले जो है मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना था। आप अंदाज़ा लगाएं, आप मैं यहाँ पर इसको रोक के ज़रा ये तबसरा कर दूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना, आप इनको जानते होंगे, ये कितने पावरफुल है, ये क्या है, मुझे तो पता नहीं। और ये इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे हुए हैं, ये वज़ीर दिफ़ा हैं, ये साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, और ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है ये बंदा कौन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। फिर आप बात क्यों कर रहे हैं जब आपको नहीं मालूम कि एक बंदा है कौन, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं? तो ये स्टाइल मारने की उन्होंने कोशिश की। जाहिर है कि अपनी होम लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को, जितने भी अब रह गए हैं मुस्लिम लीग नून के वर्कर, वो उनको खुश करने के लिए जो बात करने का अंदाज़ है, अब ये चीज़ें जो है वो ट्रांसक्रिप्ट में जा रही हैं और इसका अभी फॉलोअप आ चुका है, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। आगे सुने क्या कहते हैं। और कौन सी कैबिनेट पोस्ट है जरा बताएंगे मुझे, इनके पास कौन सी कैबिनेट? साहब मैं आपको क्विकली, आप 15 सेकंड है, मैं आपको टोटल ब्रीफ दे देता हूं। ये जो रिचर्ड ग्रेनल थे, ये ट्रंप की लास्ट गवर्नमेंट के अंदर आखिरी फरवरी के अंदर 2020 में एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस थे। उसके पहले ये एम्बेसडर टू जर्मनी थे 2018 से 2020 तक, और फिर स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर सर्बिया एंड कोसोवो थे। फिर ये यूनाइटेड नेशंस में 8 साल तक। आपने बड़ी दुनिया देखी है और गवर्नमेंट्स की जो मैकेनिज्म है उसको बड़ा क्लोजली वॉच की है। आपने जितने भी नाम लिए हैं, डू यू थिंक ही विल हैव इमेंस as you are suggesting influence in Trump administration? Sir, before his appointment, Donald Trump ने अभी कुछ अर्सा पहले ये ट्वीट किया था इनके बारे में कि he is our star और इसको हम बहुत बड़ी पोजीशन देंगे, और इनका नाम मार्को रूबियो के साथ इनका नाम चल रहा था, इन दोनों में से एक बनेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
تو وہ تو उनको बना दिया, लेकिन ये obviously میرے خیال میں آپ اس کو امپورٹنٹ آدمی سمجھتے ہیں، ضرور ہوں گے، میں اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہتا، ہوں گے، لیکن وہ امریکن کانٹیکسٹ میں ہوں گے. ان کا پاکستان کے اوپر جو ہے، پاکستان بہت سے ملکوں میں بہت سے امپورٹنٹ لوگ ہیں، لیکن ان کا کہنا یا ان کی اٹرنسز جو ہیں وہ پاکستان کی صحت پہ کیا اثر کر سکتی ہیں. پاکستان ایک سوورن ملک ہے، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے ہوئے اس وقت 24-25 سال ہو گئے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بہت پہلے جو ہے پاکستان ایٹمی طاقت جو ہے بن چکا ہوا تھا، اور اس میں پریشرز بھی سارے ہوتے تھے. بڑی بڑی ہمارے ایسی بھی ایڈمنسٹریشنز آئیں جن میں پاکستان کے اوپر پریشر بھی پڑا، لیکن وہ پریشر جو ہے پاکستان نے پہلے بھی برداشت کیا. اللہ خیر کرے گا، there's nothing to worry. ابھی آپ کہہ رہے ہیں sovereign country. سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو یہ باتیں ساری، اس کا عمران خان کے ٹرائل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا؟ کوئی قطعی طور پہ نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں. بالکل، میں بالکل ٹوٹلی 100% آپ کو ڈینائی کرتا ہوں کہ اس کا کوئی ایفیکٹ جو ہے پاکستان کی سیاست پہ ہوگا. صحیح. پہلی بات تو آغاز میں اس سے پہلے کہ دوسرے کلپس پر آؤں، پہلی بات تو جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کا پریشر نہیں لیں گے، لیکن ساتھ میں انہوں نے کام یہ کیا ہے جو جیو نیوز نے کیا تھا کہ ایک ہومو سیکشول کو بنا دیا ہے، یا ایک غیر اہم شخص کو بنا دیا ہے، یا غیر سنجیدہ شخص کو بنا دیا ہے، جو اس کی ذات کے اوپر تنقید ہے. تو وہ انہوں نے جو ہے وہ جس طریقے سے تانا مارنے کا انداز ہوتا ہے تو ہے کون، وہ اس قسم کی بات کی ہے جو obviously which will not be taken well. آگے سنیں کہ خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں. بٹ پاکستان کی گریبان پہ ہاتھ ڈال کے کوئی دیکھے، nobody will get away with it. سو آپ کے خیال میں Nobody will get away with it. آپ کہہ رہے ہیں کہ نان ایونٹ ہے، بالکل اس کو پنجابی میں آپ کو جواب نہیں دینا چاہتا، اس کے بعد جو ہے نا پنجابی میں مجھ سے جواب لے دیں. نہ وہ نہ دے. پاکستان جنہیں کو ہاتھ پایا نا، مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ سمجھ رہے. پاکستان جنہیں ہاتھ پایا نا تو پھر اتھے ہی سمجھ جاؤ. سمجھ گئے سر. ایک سوال آخری، آپ زبان چیک کریں، آپ الفاظ کا چناؤ چیک کریں، آپ لہجہ چیک کریں کہ پاکستان نے جنہیں ہاتھ پایا نا تو پھر ادے ہی، وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا، بہرحال کیا اس کا مطلب ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب نے جو گفتگو کی ہے یہ کوائٹ ان ڈپلومیٹک ہے. اس نے شاید وہ سپیس ختم کر دی ہے جس سپیس کو استعمال کرتے ہوئے ریپروچ کیا جا سکتا تھا، اپروچ کیا جا سکتا تھا، کوئی کوشش کی جا سکتی تھی، کوئی کاوش کی جا سکتی تھی. تو یہ تو لڑائی جو ہے وہ انہوں نے یقینی بنائی ہے. آخری بات سن لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. پر ایک ایڈمنسٹریشن نے آنا ہے اور اس میں ایک بندہ جو ہے کیبنٹ ممبر بھی نہیں ہے، اس کی بیانات کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے بٹ ٹو ایکسیسو کہ اس کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ یہ رچرڈ گرینل اصلی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں، یہ کوئی تحریک انصاف کا بندہ ہے جس نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ رچرڈ گرینل کے نام سے بنا دیا اور اس نے ٹویٹس کرنا شروع کر دیا عمران خان کے فیور میں. آپ اندازہ لگائیں، یہ ملک سنبھال رہے ہیں، یہ ایک حکومت سنبھال رہے ہیں، ان کے اوپر ریاست کے عوام کی 25 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے، اور ان کا ریاکشن جو ہے وہ بیرونی کسی مداخلت یا کسی سوال یا کسی دباؤ یا کسی گفتگو کے اوپر یہ ہے. ان کے پاس کاؤنٹر کیا ہے؟ کوئی اور ٹول نہیں ہے، یہ بندہ نقلی ہے. سب سے پہلا یہ تھا. دوسرا کیا آیا؟ دوسرا یہ آیا کہ نہیں یار وہ عجیب و غریب بات کر رہا ہے، اس کو تو وینزویلا اور نارتھ کوریا کے لیے لگایا ہے، اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ وہ میڈلنگ کر رہا ہے. وہ انگریزی میں بتایا گیا تھا کہ اس کا کیا جاب ڈسکرپشن ہے، جس میں انکلوڈنگ وینزویلا. اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، میں نے صحافیوں کو دیکھا، میں نے تجزیہ نگاروں کو دیکھا جو اینالسٹ بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے مسلم لیگ نون کے ایسے لوگ جن کو انگریزی بھی اچھی بھلی آتی ہے، میں نے ان کو دیکھا، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ رچرڈ گرینل کا کیا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ. اس کی جاب ڈسکرپشن یا جو اس کا عہدہ بتایا گیا ہے یا بتایا گیا ہے وہ ہاٹ اسپاٹس اراؤنڈ دا ورلڈ انکلوڈنگ وینزویلا اینڈ نارتھ کوریا، وچ مینس کہ
जहाँ जहाँ अमरीकी सदर का कोई भी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव होगा वो वहाँ पर सफारती एतबार से इफेक्टिव हो सकते हैं, उनको वो टास्क दिया जा सकता है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक शख्स जिसको ये असाइनमेंट दी गई हो और उसके फ़ौरन बाद वो पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से इतने ज़्यादा ट्वीट्स करना शुरू कर दे कि उसके रीट्वीट डोनाल्ड ट्रंप जितने हो रहे हों, और डोनाल्ड ट्रंप रिमेंबर दैट कि वो बड़ा एक्टिव यूज़र है, खुद वो बैठकर जो है वो ट्विटर के ऊपर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, तो वो बंदा जो है उसकी 10-10 मिलियन रीच जा रही हो। ये मुमकिन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अंडर हिज नोज़ उसका एक अपॉइंटी जो है, उसका अपॉइंट करदा बंदा, तैनात किया हुआ बंदा जो है वो इस तरीके से बग़ैर उसकी इजाज़त के या बग़ैर उसको असाइन किए इस तरीके से एक मुल्क, एक सॉवरन खुद मुख्तार 25 करोड़ अवाम, न्यूक्लियर पावर, एक ऐसे मुल्क के ऊपर बेसरोपा इस तरीके से ट्वीट्स कर रहा हो और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा हो कि इस बंदे को मैंने लगाया, इसको तो मैंने कहा ही नहीं ये काम करने का। तो एक बात तो वाज़ेह है कि उसको अप्रूवल मौजूद है, उसको बाकायदा लगता यही है कि टास्क दिया गया है कि ये सब कुछ करना है। तो एक तो आपने उसको जनाब, पहला आपने ये कहा कि ये असली नहीं है, फिर आपने कहा कि इसकी ये जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये इसका काम नहीं है, और तीसरा काम आपने कहा कि जनाब इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है कैबिनेट में, ये कुछ भी नहीं है, इसको पता ही नहीं है, और इसके हवाले से ये गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। अब आज देखें, मामला ये है कि एक महकमा है जिसको आप कहते हैं दफ्तर खारजा, 14-15 साल 16 साल की, यानी कि या ग्रेजुएशन करके या मास्टर्स करके एक बंदा मुकाबले के इम्तिहान में सिविल सुपीरियर सर्विसेज CSS का इम्तिहान देता है, उसमें हज़ारों लोग शरीक होते हैं, उनमें से चंद 100 लोग जो हैं वो उस इम्तिहान को पास करते हैं, और उन चंद 100 में से दोबारा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 हज़ार बंदा, 1200 बंदा जो है वो उस इम्तिहान को पास करता होगा। फिर उसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ में से 400-600 की छांटी हो जाती है। उसके बाद जो पास होने वाले हैं उनका मेरिट होता है, मेरिट में जो नहीं आता वो ड्रॉप हो जाता है। तो लगभग मिला के किसी साल 300 पूरे पाकिस्तान से, किसी साल 400 बंदा जो है वो सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट होने के बाद जो है उनकी नंबर्स के हिसाब से उनकी प्रायोरिटीज़, कोई DMG ग्रुप में जाता है, कोई पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, कोई फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, कोई कस्टम, कोई इनलैंड रेवेन्यू, कोई किसी और महकमे में जो है उसको जगह मिलती है प्रेफरेंस के एतबार से, और उसकी एलोकेशन होती है। वो इतने लेबोरियस प्रोसेस से गुजरने के बाद कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है। फिर उसके बाद अगर वो फॉरेन ऑफिस में जा रहा है तो उसको फॉरेन सर्विसेज अकेडमी FSA में जो है वो भेज दिया जाता है। वहाँ पर उसको DG से लेके फॉरेन अफेयर्स की नज़ाकतों को समझने वाले लोग बड़ी बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग करवाते हैं। फिर उसके बाद वो असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती होता है। फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर से जो है वो तरक्कियों की जो मनाजिल हैं वो तय करता है। वो 3rd सेक्रेटरी अपॉइंट होता है किसी मुल्क में, 2nd सेक्रेटरी, 1st सेक्रेटरी, डायरेक्टर बनता है, DG बनता है, एडिशनल सेक्रेटरी बनता है, सेक्रेटरी बनता है, स्पेशल सेक्रेटरी बनता है। फिर उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, उनको ज़बानें सिखाई जाती हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक में सर्व करते हैं, उनका मुआशरे को समझते हैं, उनके तरीक़ाकार को समझते हैं, उनकी नज़ाकतों को समझते हैं। उनको ये मालूम होता है कि यहाँ पर क्या बात कहनी है, किन अल्फाज का इस्तेमाल करना है, किसका नहीं करना। आपने उस पूरे महकमे को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आपके यहाँ कोई सफ़ीर मौजूद नहीं है जो इस काबिल हो, जो इनको बता सके कि भाई आपने इसका गो अबाउट क्या करना है, आपने किस तरीके से करना है। दूसरी बात ये कि ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं उसकी सेंस से, उसके जो मतन है उसके बहुत सारी चीज़ों से मैं शायद 90% से ज़्यादा एग्री करता हूं कि आपका रिएक्शन किसी भी मुल्क का ऐसा ही होना चाहिए। किसी भी दूसरे मुल्क जो यानी बैरून मुल्क से आने वाले किसी भी दबाव पर मुल्क का जो है वो रिएक्शन ये होना चाहिए। लेकिन आप अपने क्रीडेंशियल्स देखें, आप अपने ऊपर जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं, इतना बड़ा इल्ज़ाम आपके ऊपर मौजूद है कि आप फॉर्म 47 के ऊपर मेंबर कौमी असम्बली बने हैं, जिसके तोफ़ैल आपको वज़ीर बनाया गया है। आप शायद लेजिटिमेट मेंबर भी नहीं हैं। 99% के रिज़ल्ट की स्लाइड जो है वो चलाई गई जियो टीवी पर। उस वक्त आप रेहाना इम्तियाज़ डार से को 50-60 हज़ार की लीड से हार रहे थे। आखिरी 1% के जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर कितने हज़ार वोट पोल हो गए कि आपने जनाब रेहाना इम्तियाज़ डार को नॉकआउट कर दिया। फिर आप मिस्टर वेंटिलेटर हैं, आप वही कहते हैं अमेरिका के वेंटिलेटर लगे हुए हैं। तो जब आपका सियासी मकसद आया, आपने कहा कि इमरान खान ये कर रहा है, इससे मुल्क को नुकसान होगा, तो आज जो आप कर रहे हैं इससे किसको नुकसान होगा? इससे जो है वो टिम्बकटू में, ट्रिनिडाड एंड टोबागो में रहने वाले किसी बंदे को नुकसान होगा। इससे किसी को ऐसे जगह का नुकसान होगा। अगर मुल्क का नुकसान है अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करना, जो ख्वाजा आसिफ साहब हमें फरमाया करते थे पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए, तो आज जब आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? तो ये जो पूरा महकमा है, आपके सफ़ीर और इन सबको फिर आप घर भेज दें, छुट्टी कर दें,
پھر آپ بیٹھ کر ٹاک شوز کے ذریعے اپنی ڈپلومیسی کر لیں. وہ ایک ادھر سے ٹویٹر سے ڈپلومیسی کر رہے ہیں, آپ ٹاک شو سے ڈپلومیسی کر لیں. واہ واہ تو ہو جائے گی آپ کی 4 6 8 10 2 درجن 2,000 2 لاکھ بندوں میں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو خواجہ آصف صاحب نے بیسیکلی ایک بفرا ہوا سانڈ, ایک بھینسا جو ہے وہ اسپین میں ہوتی ہے نا, بل فائٹ بھی ہوتی ہے اور وہ پھر ایک ان کا ایونٹ بھی ہوتا ہے, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی نو دا نیم, جو اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اسٹریٹس میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ بڑا ایک, بلکہ کوئی کامنٹ کرے اس کے اوپر بتائے کہ کیا اس کا نام ہوتا ہے. وہ جو اسپین میں ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے, بل بھاگ رہے ہوتے ہیں, بفرے ہوئے سانڈ بھینسے, اور لوگ جناب ان کے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں وہ سرخ کپڑا لے کے اس کو اپنی طرف, اور پھر اس کو قابو کرنا ہوتا ہے, تھکانا ہوتا ہے, ہرانا ہوتا ہے یا بٹھانا ہوتا ہے. تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت اتنا امپورٹنٹ ایشو چل رہا ہے کہ افغانستان میں سٹرائکس کی ہیں پاکستان نے, اس کے اوپر ریئیکشن آ رہا ہے, دنیا بھر میں اس پر بات ہو رہی ہے کہ یہ کہاں جائے گی لڑائی. پاکستان کے اس وقت جو خصوصی مندوب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, امبیسڈر صادق صاحب, وہ افغانستان گئے ہوئے ہیں. آپ نے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں, ایرانین میڈیا, ریجنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ وزیر دفاع ہیں. 1 دن پہلے آپ میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے تھے لندن میں. آج آپ موراکو میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کیا یہ ذمہ داری نہیں دی گئی پاکستان کا؟ یا آپ کو کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ کا کام نہیں ہے, محکمہ نہیں ہے, آپ جائیں, آپ کا صرف پورٹ فولیو یہ ہے اور آپ نے بیٹھ کر صرف تقریریں کرنی ہیں پارلیمنٹ میں, اور آپ نے اپنی جس قسم کی بھی آپ کی لینگویج ہے اس میں آپ نے پولیٹیشنز کو بھی یہاں جواب دینا ہے, میڈیا کو بھی جواب دینا ہے, اور انٹرنیشنلی بھی کسی کو بھی پیج ہو, یہ کام کرنا ہے آپ نے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ ایک ایسے وقت میں وہاں پر بیٹھا ہوا بندہ وہ سرخ کپڑا لہرا رہا ہے اس سانڈ کے آگے جو امریکہ میں بیٹھ کے یہ ٹویٹس کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے, اور اس سرخ کپڑے کو جب آپ ہٹائیں گے تو پیچھے کون ہوگا؟ پیچھے کون ہوگا؟ کس کو جا کر یہ ٹکر لگے گی؟ آپ تو بلا رہے ہیں نا کہ آؤ آ بیل مجھے مار, پیچھے آپ کی اپنی حکومت ہوگی, پیچھے آپ کے اپنے ادارے ہوں گے. تو دیٹس واٹ یو آر ڈوئنگ. دفتر خارجہ کو بند کر دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.